कि स्टॉकहोम समझौता और भारत के परिप्रेक्ष्य में और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक 7 रसायनों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है और ये स्टॉकहोम समझौते को समर्थन के तहत किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की कैबिनेट बैठक के बाद और उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक संदेश भारत की ओर से दुनिया में जाएगा इस प्रतिबंध के साथ, और इस तरीके से जो भूमिका है प्रदूषण को लेकर, उसे कम करने को लेकर, जो स्टॉकहोम समझौता हुआ था उसको लागू करने को लेकर अब भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। लेकिन आज अपने कार्यक्रम में हम ये समझेंगे कि असल में स्टॉकहोम समझौता है क्या और प्रदूषण के नजरिए से और मानव स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ खास उस पर बातें कही गई, क्या दायरा था, किस तरीके से तमाम देशों ने उसे अब तक लागू किया है और जिन रसायनों को भारत में प्रतिबंधित किया गया है इसका मायने क्या है, और अब तक अगर देखें तो इससे बड़े नुकसान या मानव जीवन या पर्यावरण पर इसका इम्पैक्ट क्या रहा है और कैसे हम इसे जमीन पर लागू कर पाएंगे, इसे समझाएंगे हमारे 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनार साहब, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं रजनी रंजन रश्मि साहब, जो कि फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रमुख हैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग IIT कानपुर से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सज्जनार सर आपसे करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे दर्शकों के नज़रिए से जब भारत सरकार ने ऐलान किया कि 7 केमिकल्स को प्रतिबंधित किया गया है और ये जो कैटेगरी है ये POP कैटेगरी के तहत और स्टॉकहोम समझौते की एक जो मैं कहूँ कि अनुशंसा उसे करते हुए भारत ने कदम बढ़ाया है, क्या इसके मायने हैं और दायरा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कविन जी बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो POP क्या होता है, ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें कोई भी अगर रासायनिक पदार्थ है तो वो अगर वो वेस्ट होता है तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अगर बायोडिग्रेडेबल है तो वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब ये जो POPs हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, एक तो ये है जो ये डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, ये बड़े टॉक्सिक हैं, बड़े हानिकारक हैं और ये फिर या तो एनिमल्स या ह्यूमन सिस्टम्स में वहां पर अगर चले जाते हैं तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात है जो वो एक जगह से दूसरी जगह तक बिना, क्योंकि डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, तो चाहे वायु के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, ओशंस में, तो ये बहुत लंबे उसमें क्षेत्र में उनका प्रभाव रहता है और फिर अगर पर्यावरण के लिए वो बहुत हानिकारक है और ह्यूमन सिस्टम के लिए, एनिमल सिस्टम के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। तो इससे जैसे कैंसर हुआ या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हुए, तो इस प्रकार की बहुत सारी जो मुश्किलात हैं जो इन पोल्यूटेंट से आ सकती हैं। तो अगर हम देखें जो स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम समझौता क्या है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। 1995 में जब उन्होंने देखा जो ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में है, जो डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, जिनका इतना हानिकारक प्रभाव होता है, तो तब वहां पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के गवर्निंग काउंसिल ने वो सब मिले और उन्होंने कहा इसके बारे में बात करते हैं और करीब 12 ऐसे उन्होंने POPs देखे, ऐसे पोल्यूटेंट्स देखे, ऐसे रासायनिक पदार्थ देखे जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं होते, उनको डर्टी डजन कहा जाता है और वो फिर उनको उन्होंने वर्जित कर दिया। तो इसमें मतलब कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जिसको ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना इनका प्रयोग कर सकते हैं, ना इसमें ट्रेड कर सकते हैं और इसीलिए उनको बाध्य कर दिया गया है, जिन्होंने भी इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए उनको बाध्य कर दिया गया जो इसको ना तो इनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ना प्रोडक्शन करेंगे, ना प्रयोग करेंगे, ना कहीं बेचेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह भी नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो अब अगर हम देखें कविन जी, तो करीब इसमें 188 ऐसे देश हैं जिन्होंने की दस्तखत किए हैं और इसको रैटिफाई कर दिया है। करीब 151 देश हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं, परंतु कुछ हैं जिन्होंने रैटिफाई नहीं किया है। इसमें 4 प्रमुख देश हैं जिन्होंने
अभी दस्तखत तो किए हैं परंतु रेटिफाई नहीं किया है। और इसमें अमेरिका एक है, इटली दूसरा है, मलेशिया है, इजराइल है। तो ये 4-5 ऐसे देश हैं, बड़े देश हैं जहां की ये पदार्थों का उत्पादन होता है, परंतु ये अपने ऊपर कोई भी ऐसा प्रतिबंध मानने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे आपने कहा, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एंड क्लाइमेट चेंज ने बहुत ही अच्छा मेरे विचार से ये कदम उठाया है। 7 ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनको की प्रतिबंधित किया है, जिससे कि हमारी, मेरे विचार से हमारी प्रतिबद्धता बताती है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका ना तो हम प्रोडक्शन करेंगे, ना प्रयोग करेंगे, ना ही इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो मेरे विचार से जो संदेश जाता है पूरी दुनिया में, बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश जाता है। जी रश्मि सर, क्योंकि जैसा कि कहा अशोक सर ने, बहुत महत्वपूर्ण है कि 1995 में इसकी शुरुआत होती है और 2001 में हस्ताक्षर के लिए और 2004 से प्रभावी हो जाता है। लेकिन 2020 तक में दुनिया के अलग अलग देशों के अगर आंकड़ों को और जो इसे इम्प्लीमेंट करने को लेकर और उस पर जो एक तरीके से इसकी जो नियम शर्तें थी उनको अपने अपने देशों में लागू करने को लेकर देखूं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि सुस्त रफ्तार है, नज़रिया थोड़ा सा सुस्त लग रहा है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जब हम एनवायरनमेंट या मानव जीवन पर इसके इस तरीके के जो इनके दुष्प्रभाव हैं उनको देखते हैं तो कितना बड़ा खतरा है, जिनको देशों को गंभीरता से सोचना चाहिए। और शायद ऐसा लगता है कई बार कि शायद वो इकोनॉमी को ज़्यादा तरजीह देते हुए नजर आते हैं, जब वनस्पति, अगर मैं मानव जीवन या वातावरण पर इनके दुष्प्रभावों को देखूं तो। जी, आपने सही फरमाया कविन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जो आखिर में कहा कि इसका जो पीओपीज हैं, जो ये खतरनाक रसायन जिनका उपयोग होता है, इनका संबंध पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था से भी है। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस कार्रवाई में थोड़ी सुस्ती आती है। अभी जैसा अशोक जी ने बताया, बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश जो पूरे विश्व की लीडिंग इकोनॉमी है और इन चीज़ों के प्रयोग में, उत्पादन में, ट्रेड में अग्रणी रोल है उनका, ऐसे देशों ने भी अभी तक इसमें पूरी तरह से पहल नहीं की है। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप भारत का रोल देखें तो भारत ने करीब अभी स्टॉकहोम संधि के तहत कुल मिलाकर 28 रसायन ऐसे हैं जो पीओपी माने जाते हैं। शुरू में 12 थे जिन्हें डर्टी डजन कहा जाता था, बाद में 16 और उसमें जोड़ दिए गए। 28 में से करीब 20-21 या 21 तक समझिए कि भारत में पहले से ही प्रतिबंधित हैं। और ये प्रतिबंध एक बार में नहीं हुआ है। 2006 से लेकर के 2000 समझिए कि 15-16 के बीच में करीब 20-21 रसायनों पर प्रतिबंध लगा। और बाकी जो 7 रसायन हैं, अब 2 दिन पहले कैबिनेट ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से करीब समझिए कि इस संधि के तहत जितने खतरनाक रसायन हैं जो पीओपी कहे जाते हैं, उन सब पर भारत में पूरा प्रतिबंध लग जाएगा। अब सुस्ती कहाँ थी? भारत के अलावे सुस्ती अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तो है ही, लेकिन अगर हम भारत के दृष्टिकोण से भी देखें तो मूल मुद्दा इसमें इसलिए है कि इन रसायनों का प्रयोग 2-3 तरीकों में मुख्य उद्योगों में होता है। सबसे पहला तो इसमें जो डर्टी डजन्स थे उसमें 7 तो कीटनाशक थे, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी कृषि के लिए बड़े आवश्यक हैं। आपने एंडोसल्फान का नाम सुना होगा, आपने डीडीटी का नाम सुना होगा, ये सभी पीओपी हैं और इन सबों का प्रचुर उपयोग होता है हमारे कृषि में, हमारे मलेरिया के कंट्रोल में, टर्माइट कंट्रोल में, अन्य फसलों की कीटों की रोकथाम में। तो इसका बड़ा, और इसके साथ साथ उद्योगों में पेंट हैं, ल्यूब्रिकेंट हैं, बिजली का उद्योग है, स्टील है, सीमेंट है, इन सभी उद्योगों में, फर्नीचर, टेक्सटाइल, इन सबों में बड़े परिमाण पर इनका उपयोग होता है। और भारत, अगर आपको ये जानकारी दे दूं तो भारत डीडीटी और एंडोसल्फान, ये 2 जो बड़े रसायन हैं जो इनका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, रहा था और अब अभी कुछ सालों तक भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक था। तो
हमारे यहाँ उत्पादन की भी ये एक समस्या थी। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, उत्पादन से लोगों की जीविका लगी हुई है, उसका श्रम और उनका आय लगी हुई है, जुड़ी हुई है, और साथ साथ उद्योगों और कृषि में इसका व्यापक तरीके पर उपयोग होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था की ये इसमें मसले हैं जो जुड़े हुए हैं इससे। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद भारत के देश ने ये निर्णय लिया है कि हम सारे के सारे रसायनों को प्रतिबंध लगा देंगे और धीरे धीरे इनकी कमी कर देंगे। ये एक बड़ा अपने आप में बड़ा अच्छा कदम है। ये पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ये रेखांकित करता है। तो एक साथ में एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि जी डीडीटी जैसा है, डीडीटी तो पहले ही हमारे यहाँ प्रतिबंधित हो चुका है क्योंकि हम सबसे बड़े के उत्पादक थे। अब एंडोसल्फान जो आपने सुना होगा, ये भी फसलों पर और कॉटन है या राइस है, इस पर यूज होता था। अब अभी जो 7 प्रतिबंध लगाए गए, 7 जो रसायन प्रतिबंधित होंगे उसमें ये भी है। अब इसका भी उत्पादन बंद हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 2015 में भारत सरकार को पहले ही प्रतिबंध लगाना पड़ा था, लेकिन अब ये कानूनन भी अब हमारे स्वीकृत हो चुका है। इसलिए एक बड़ा भारी कदम है। डॉक्टर सचिंद्रन साहब, अब मैं थोड़ा सा ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये जो केमिकल्स या फिर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में जो पीओपी हम नाम देते हैं, अगर इनके अलग अलग हम क्षेत्र या इसके प्रभाव को देखें मानव जीवन पर या फिर एनवायरनमेंट के लिहाज से, क्या बड़े खतरे हैं? और दूसरा ये, क्योंकि जब हम 2 कैटेगरी में दुनिया के तमाम देशों को देखते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, और किस तरीके से कुछ देशों में ये कहा जा रहा है जहां पर इसे लागू नहीं किया गया है, प्रतिबंधित नहीं किया गया है, उनके अपने तर्क हैं कि उनकी ज़रूरतें अलग हैं और ये जो रसायन हैं ये फ़िलहाल वहाँ के लिए ज़रूरी हैं और इसीलिए उनको प्रतिबंधित नहीं किया जा पा रहा है, जो इस तरह के कारण दिए गए हैं। ये कितने वैलिड नज़र आते हैं आपको उनके ख़तरों से देखते हुए? धन्यवाद कविन जी, आपने मुझे ये मौका दिया राज्यसभा टीवी पे आने का। मैं पहले बता दूं कि परिप्रेक्ष्य में कि भारत स्वच्छ अभियान में जिसमें रश्मि साहब पहले स्पेशल सेक्रेटरी थे वन, पर्यावरण और वायु परिवर्तन मंत्रालय में, उसने एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है जो अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हजार्डस वेस्ट हैं उनके बारे में बड़ी ही सक्रियता से काम कर रही है। तो जो अभी ये निर्णय लिया गया है, कुल मिला के उस अभियान के तरफ ये जा रहा है। जैसा हमारे पहले स्पीकर्स ने बताया कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि ये केमिकल्स क्यों इतने हानिकारक हैं। तो ये 7 केमिकल्स जो हम बोल रहे हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पॉल्यूटेंट्स, इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये केमिकली बहुत ही अनरिएक्टिव हैं। तो ये जब एक बार निकल रहे हैं, जैसा पहले बताया गया कि ये इनके जो सेक्टर्स हैं वो या तो इंसेक्टिसाइड्स हैं या ये फायर रिटार्डेंट्स हो सकते हैं या ट्रैश बर्निंग से या प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं या उस तरह के जो आपके फायर इंसुलेटर्स हैं, उन सारे क्षेत्रों में ये बहुत यूज होते थे। तो वहां से जब एक बार ये निकलते हैं तो जब वो वेट है वो जल्दी खत्म नहीं होता है। ये पानी में अगर गए या तो सब सरफेस में या सरफेस वाटर में ये आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए न ही ये घुलेंगे, पानी में हाइड्रोफोबिक हैं तो पानी में ये घुले नहीं, तो धीरे धीरे ये क्या होगा कि ये एल्गी द्वारा ले लिए जाएंगे, अपटेक किया जाएगा या फिर मछलियां इसको ले लेंगी। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन से बायो कंसंट्रेशन बन जाता है जब ये मछलियों के अंदर आ गए। अब जो दूसरी बात कही गई कि उसके बाद क्या होता है कि 2 चीजें हमारे अंदर आप जानते हैं, एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, एक कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस इन कंपाउंड्स को तोड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस इन कंपाउंड्स के लिए बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो ये कंपाउंड ऐसे बने रह जाएंगे। तो कंसंट्रेशन से बायो कंसंट्रेशन हुआ, फिर धीरे धीरे बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा और बायो एक्यूमुलेशन के बाद जब मछलियां वो मानव के शरीर में जाएंगी या उनको ग्रहण करेंगे तो वो बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। और इनका लीथल डोज इतना कम, मतलब किलोग्राम पर किलोग्राम भी अगर आपने लिया तो आपके लिए हानिकारक है और कई तरीके से हानिकारक है। जैसा पहले कहा गया, आपको ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर सकता है, आपके रिप्रोडक्टरी सिस्टम्स पे ये अटैक कर सकता है
और साथ में जैसा बोला गया या तो ये ट्यूमर पैदा कर सकता है और कई इनमें कार्सिनोजेंस भी हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही हानिकारक हैं और इनको बंद करना बहुत जरूरी था। और इनमें से बहुत ऐसे हैं जिनके सब्स्टिट्यूट हमारे पास आज हैं। जैसे हम जब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की, ऐसी बहुत सी और चीजें पैदा की जा सकती हैं जो निश्चित तौर पे इंसेक्टिसाइड्स को काम कर सकती हैं। उनके दूरगामी प्रभाव इनके हैं, वो दिख रहे हैं अब हमें। दूसरी जो बात आपने कही कि दूसरे जो देश हैं उनके अपने इस तरह के कारण हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा इकोनॉमिक ओवरव्यू है, चाहे एग्रीकल्चर है या जो उनके इंडस्ट्रीज हैं, वो इस तरह से डेवलप की गई हैं कि इन कंपाउंड्स के बिना शायद, या इन कंपाउंड्स का प्रोडक्शन अगर बंद करेंगे तो उनकी इकोनॉमी शायद हॉल्ट या शट डाउन करनी पड़ेगी। हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं है। तो मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि हम इसके सब्स्टिट्यूट पैदा कर सकते हैं जो केमिकली इतने खतरनाक नहीं होंगे और मानव और जंतु जो भी जीवित प्राणी हैं उनके ऊपर उनका हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। तो कुल मिला के मैं मानता हूं कि अत्यंत स्वागतपूर्ण यह कदम है सरकार द्वारा। अशोक सर, जैसा कि कहा डॉक्टर सच्चिदानंद साहब ने, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि कितने ज़्यादा खतरनाक और ख़तरनाक क्यों हैं। अगर मैं गलत नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि वो उस चेन में शामिल होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर उनके जो खतरे हैं, इम्पैक्ट, वो हमारी बॉडी में सीधे तौर पर नज़र आएंगे। और जब मैं स्टॉकहोम एग्रीमेंट के बैकग्राउंड को देख रहा था, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई, उसमें कई जगह इस बात का जिक्र था सर कि किस तरीके से मानव जीवन को जो रासायनिक खतरे हैं उससे बचाने की दिशा में तमाम देशों को साथ आकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या कहीं ना कहीं आर्थिक चुनौतियाँ या मजबूरियाँ, इकोनॉमिकल प्रेशर्स, ये अभी भी हावी हैं मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले उन रसायनों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों के सामने? देखिए कविन जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और ये केवल जो हम बात कर रहे हैं पीओपीज की, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वगैरह की, इनके क्या दुष्प्रभाव हैं, नर्वस सिस्टम को ये खराब करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खराब करता है, आपके कार्सिनोजेनिक है, कैंसर आपके उसमें वो ले आता है और आपका नर्वस सिस्टम ये खराब कर देता है, इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके नुकसान है। परंतु अगर हम इसको कविन जी देखें बड़े परिप्रेक्ष्य में, पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो एक उसका हिस्सा हुआ, जैसे अभी हमारे जो दो और डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया है जो कैसे ये एक है जो कि न केवल मानव को परंतु जीव जाति को और पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, सभी को यह हानि पहुंचाता है। तो ये पूरी दुनिया को मालूम है, सभी जो साइंटिस्ट हैं, सभी जो इसके ऊपर काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सबको ये मालूम है।